नेपाल के साथ साथ क्या अब इंडोनेशिया में भी शुरू हो गया है? आखिरकार इन जगहों पर ऐसा क्यों हो रहा है? नेपाल में अब इस प्रदर्शन के बाद क्या हो रहा है और किस तरीके से आर्मी ने अब कंट्रोल लिया है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल हो रहा है, आर्मी के पीछे जो तस्वीर है उसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि आगे नेपाल में क्या होगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी नेपाल की बात करें तो पीएम मोदी ने भी एक संदेश दिया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पहले तो पीएम मोदी ने ये संदेश नेपाली भाषा में ही दिया है और इसमें उन्होंने क्या कहा है, इसमें उन्होंने कहा है कि आज मैं भ्रमण कर रहा था और भ्रमण करके वापस लौटा हूँ तो मुझे डिटेल में पता चला कि नेपाल के अंदर क्या क्या हुआ है। मैंने कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी अफेयर्स से बातचीत करी तो पता चला और मुझे जानकर बहुत दुख हुआ कि नेपाल में ये सारा सीन हो रहा है। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि जाने चली गई यंग लोगों की नेपाल में स्थिरता आनी चाहिए, शांति आनी चाहिए और ये बहुत खास है। इसलिए मैं नेपाली भाई बहनों से आग्रह करूंगा कि शांति और ऑर्डर को बनाए रखें। अब यहाँ पर पीएम मोदी का एक संदेश आया, इससे पहले ओली रिजाइन दे चुके, देश से निकल चुके, लेकिन हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। संसद भवन को आग लगाने के बाद एक और चीज देखने को मिलने लगा, विदेशी प्रतिष्ठानों को भी अब निशाने पर लिया जाने लगा, जैसे कि हिल्टन होटल को भी यहाँ पर आग लगा दिया गया। हालांकि ये चीजें ना बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए ठीक नहीं है कि ये जो नुकसान विदेशी प्रॉपर्टी या विदेशी कंपनीज के साथ ऐसा हो रहा है तो इससे क्या होता है, कोई भी कंपनी फिर निवेश करने से पहले 10 बार सोचने लगती है कि यहाँ पर स्थिरता नहीं है तो निवेश कैसे करें, और इसका अंततः परिणाम झेलना पड़ता है देश के लोगों को ही। इसलिए इसे सही नहीं माना गया। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। फिलहाल के लिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ के जो सेना के चीफ हैं, उन्होंने कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है और कंट्रोल हाथों में लेते हुए कर्फ्यू लगा दिया है, कई जगहों को कंट्रोल में ले लिया है जैसे कि हवाई अड्डे वगैरह को, और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि जो भी आपके ग्रुप का नेता है, जनरेशन जेड का नेता है, उन्हें भेजिए, हम उनसे बात करेंगे और फिर जो भी रास्ता शांति के लिए निकाला जाएगा उस रास्ते पर हम लोग चलेंगे। स्क्रीन पर देख रहे हैं एक तस्वीर, जिस तस्वीर में दिख रहे हैं पुराने जो पहले राजा थे वो। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या लोकतंत्र रहेगा या फिर राजतंत्र रहेगा। सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंघडेल ने प्रदर्शनकारियों को बातचीत के लिए बुलाया है। केपी शर्मा ओली देश छोड़कर जा चुके हैं और नेताओं के साथ कई तरह की घटनाएं भी हो गई। देउबा और उनकी पत्नी कथित तौर पर घायल हुए तो एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की मौत भी हो गई इस आगजनी में। कुल मिलाकर अगर कहें तो नेपाल में जो ये कांड हुआ, ये कांड बहुत भयानक था। पर अब आती है बात कि आगे क्या होगा और नेपाल में किसकी सरकार आई, अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। एक दो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, जैसे पहले बालेन शाह का नाम निकलकर सामने आया, वैसे ही अब एक शख्स गुरुंग का नाम निकलकर सामने आ रहा है जो हामी नेपाल, जिसका मतलब है हम नेपाल, इस एनजीओ के मेन है। इन्होंने जब नेपाल में भूकंप आया था तब इस एनजीओ का निर्माण किया था और उसके बाद ये काफी एक्टिव हो गए। यहाँ के यंग जनरेशन में इनका एक अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। तो गुरुंग भी एक नेता के तौर पर निकल कर आए हैं, लेकिन कौन बनेगा, कैसे सरकार हैंडल होगी, अब ये देखने वाली बात होगी। ये जो चीजें होती है ना किसी भी देश में, चाहे वो बांग्लादेश में देखने को मिला या फिर अब इस देश में देखने को मिल रहा है, अगर बहुत जल्दी से आपको एक स्ट्रक्चर खड़ा दिखता है तो समझ लीजिए बड़ी प्लानिंग है और काफी लंबी प्लानिंग है। ये सब कुछ अचानक से नहीं हुआ है। अब देखना है कि क्या स्ट्रक्चर पैदा होता है या फिर एक लंबे समय तक सेना के हाथ में कानून रहता है, सेना फिर से चुनाव करवाती है और फिर सत्ता पर कोई आता है या फिर वापस से राजतंत्र की वापसी होती है, क्योंकि पहले भी राजतंत्र के लिए यहाँ पर प्रदर्शन वगैरह हो चुके हैं। पर अब देखना होगा आगे क्या होता है। जो विदेशी हैं उनके लिए भी ये कहा गया है, एक एडवाइजरी जारी किया गया है कि कोई दिक्कत होने पर जो पुलिस और जो सेना के लोग खड़े हैं उनसे संपर्क साधे और उनसे बातचीत करें, वो समस्याओं का समाधान करेंगे। अब आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिलेगा कि शांति स्थापित होती है, नहीं होती है, या फिर
किस दिशा में नेपाल जाता है। पर अब नेपाल के साथ साथ एक और देश है जहां पर देखने को मिल रहा है कि ये समस्या बढ़ रही है। अगस्त महीने में कथित तौर पर शुरू हुई आंदोलन अब हवा ले रही है और अब ये काफी तेजी से बढ़ रही है। और ये कौन सा जगह है? ये है इंडोनेशिया। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इंडोनेशिया के मैप को। अब इंडोनेशिया में अचानक से जो प्रोबोवो की सरकार है उन्होंने फैसला लिया है 5 मिनिस्टर को इस प्रोटेस्ट के बाद, डेडली प्रोटेस्ट है, इस प्रोटेस्ट के बाद 5 मिनिस्टर को रिप्लेस किया है। इसके अलावे जनता अभी भी सड़कों पर है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं गुलाबी, लाल, नीला रंग बन गया है एक प्रतीक प्रदर्शन का और ये लोग सड़कों पर उतरे हैं। कह रहे हैं रीसेट इंडोनेशिया, इंडोनेशिया को रीसेट कर दो। अब ये क्या मामला है, आखिरकार क्या हुआ है? तो हुआ यहाँ ये है कि इंडोनेशिया की संसद ने एक बिल पारित किया और उस बिल में जो नेता वगैरह हैं उनके लिए 50 मिलियन रुपए यानी कि 3000 अमेरिकन डॉलर हर महीने का एक भत्ता इन्होंने डाल दिया। मतलब कि सांसदों को हर महीने मिलेंगे 3000 अमेरिकी डॉलर के रुपए में कहें तो 2.5 लाख रुपए। साथ ही साथ 28 अगस्त 2025 को जकार्ता में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान 21 साल के डिलीवरी ड्राइवर अफान को पुलिस वाहन द्वारा कुचल कर मार दिया गया और इस घटना के बाद यहाँ पर भी बवाल बढ़ना शुरू हो गया है। लोग ये कह रहे हैं कि हमारे देश में लोगों के पास नौकरी नहीं है, महंगाई है और आपके यहाँ पर समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। टैक्स ज्यादा आप ले रहे हो, हमारी मजदूरी कम है, लेकिन सांसदों के लिए इतना ज्यादा भत्ते की बात हो रही है जो कि आम जनता को चिढ़ाने जैसा है। इस प्रदर्शन के बाद वैसे कहा जा रहा है कि इस नियम को वापस ले लिया गया है, लेकिन अब नेपाल, बांग्लादेश एक एग्जाम्पल बन चुका है और रीसेट इंडोनेशिया एक ट्रेंड सा चल गया है। अब एक चीज आप कॉमन देखेंगे, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, इन 3 जगहों पर एक चीज कॉमन है और वो है कि लोगों की नाराजगी, जनता की नाराजगी, बेरोजगारी और प्रदर्शन में जनरेशन जेड का उतरना और उतरने के बाद उनमें होने वाली मौतें। एक संदेशा तो जरूर जा रहा है सभी को और संदेशा ये है कि सरकार अब मनमानी नहीं कर सकती है और उन्हें जनता के विषय में सोचना होगा। जनता के पेट में जब तक खाना जाएगा और सब कुछ सुचारू रहेगा तब तक जनता चुपचाप रहेगी, वरना फिर इसी तरीके की समस्याएं सामने नजर आएंगी। पहले भी इतिहास में भी रहा है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि किसी के घरेलू मुद्दे में भी कुछ बाहरी ताकतें भी होती हैं जो हवा देनी शुरू कर देती हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।